बसवैया एक मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखता था। उसकी 2 बेटियां थीं, बड़ी बेटी नवीना और छोटी बेटी प्रवीणा। नवीना बड़ी सुंदर थी, लेकिन उसके दांत जरा बाहर निकले हुए थे, इसलिए वो थोड़ी अजीब लगती थी। हर कोई उसके बाहर निकले हुए दांतों का मजाक उड़ाता था। ऐसे ही एक दिन जब नवीना बाजार से सब्जी लेकर आ रही थी, तो उसके घर के सामने बैठी एक महिला ने कुछ इस तरह कहा, अरे लड़की, ऐसा लग रहा है कि तू पूरे बाजार को टोकरी में ले जा रही है। ऐसा कुछ नहीं है, नीचे सारी पत्तेदार सब्जियां हैं, ऊपर। ठीक है, उस बैग को घर पर तो आना, क्योंकि मुझे किसनी नहीं मिल रही। तुम ये काम अपने दांतों से कर देना। उसने कहा। इस तरह जिसके पास भी और कोई काम नहीं होता, वो नवीना के बाहर निकले दांतों पर कमेंट कर देता था। यहाँ तक कि नवीना भी, उसे भी उनकी फप्तियां सुनने की आदत सी हो गई थी। बसवैया की दूसरी बेटी प्रवीणा बेहद खूबसूरत थी। उसके सामने जुबान खोलने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी। एक बार शादी कराने वाला पेरैया बसवैया को बताने लगा, बसवैया जी, मैंने आपकी बेटी के लिए बहुत अच्छा रिश्ता देखा है। वे इस सप्ताह किसी शुभ दिन पर आने की योजना बना रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ पेरैया, भगवान की कृपा से अगर ये रिश्ता तय हो जाता है तो आपको अच्छा कमीशन मिलेगा। और हाँ, अब आपको ही मेरी छोटी बेटी के लिए भी एक अच्छा रिश्ता देखना है। जैसे कि पेरैया ने कहा था। 2 दिन बाद लड़का नवीना को देखने आ गया। वो बहुत अच्छी तरह से तैयार हुई थी और सजकर उसके सामने आई। लड़के ने उसे देखकर कुछ इस तरह कहा, मुझे आपकी छोटी बेटी बड़ी बेटी से ज्यादा अच्छी लगी है। अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो मैं आपकी छोटी बेटी से शादी करूंगा। उसके इतना कहते ही प्रवीणा गुस्से से लाल हो गई और वो अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाई और उसने कहा, बेशक मुझे आपत्ति है, तुम मेरी बहन को देखने आए हो। मेरी बहन में क्या कमी है? सिर्फ इसलिए कि उसके दांत थोड़े बाहर निकले हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि वो एक सुशील लड़की नहीं है और शादी के लायक नहीं। अगर जरा भी गैरत बाकी है तो हमारे घर में एक पल भी और मत रुकना। वो उन्हें बुरी तरह से डांटने लगी और वे मुंह लटकाकर वहां से चले गए। इस तरह जो भी उसकी बहन के बारे में बुरा बोलता था, वो कभी चुप नहीं रहती थी। इसी तरह दिन बीतते जा रहे थे, लेकिन अब नवीना को भी अपने दांत बुरे लगने लगे थे और वो दुखी रहने लगी थी। हर कोई बाहरी रूप चाहता है, आंतरिक सुंदरता से किसी को कोई मतलब नहीं। मुझे तो अब ऐसा ही लगता है, मुझे शादी नहीं करनी चाहिए। तभी बसवैया नवीना के पास आया और उससे कहने लगा, देखो, हमारे एक दूर के रिश्तेदार जब तुम छोटी सी थी ना बेटी, तब से तुमसे अपनी बेटी की शादी रचाना चाहते थे। बाद में फिर उन्होंने इसमें ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई और हमने भी नहीं पूछा, लेकिन अब वो खुद तुमसे शादी करने के लिए आगे आए हैं। बिटिया, बोलो क्या कहती हो? जब बसवा ने ऐसे कहा तो नवीना ने अपनी अनिच्छा दिखाई। नहीं पिताजी, मेरे लिए और रिश्ते की तलाश न करें, मेरी बहन के लिए कोशिश करें। बाद में यहाँ आने के बाद उन्हें मेरे दांत पसंद नहीं आएंगे और फिर वे मना कर देंगे, इसलिए अब मैं शादी करना ही नहीं चाहती। तभी प्रवीणा ने आकर कुछ इस तरह कहा, बहुत अच्छी बहन, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम में कोई खराबी है? अरे अगर दांत लंबे हैं तो क्या ये तुम्हारी गलती है? 80% लोगों के दांत इसी तरह के होते हैं और क्या उनकी शादी नहीं होती? पहले अगर तुम्हारे दांतों की सर्जरी हो गई होती तो ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन उस समय पिताजी की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। उसने ऐसी बहुत सी बातें बताई और अपनी बहन को शादी के लिए मना लिया। इसी तरह दूर के रिश्तेदार लड़के रघु से उसकी शादी हो गई, लेकिन जब वो अपनी ससुराल गई तो वहां भी उसे अपमान सहना पड़ा। एक बार उसकी सास का भाई नवीना से मिलने आया। जब भाई आया तो सास उसके लिए कोल्ड ड्रिंक की बोतल ले आई। वो ओपनर लाना भूल गई, तो ओपनर लेने के लिए अंदर जाने लगी। भाई ने उसे पुकारा, अरे दीदी बैठो ना, कहाँ जा रही हो फिर से? मैं अभी आती हूँ, ओपनर लेना भूल गई हूँ, इसलिए लेकर आती हूँ। ठीक है, तुम बैठो। अरे फिर से जाने की क्या जरूरत है? अपनी बहू से कहो कि मुंह से खोल ले, उसके लंबे दांत कम से कम इसके तो काम आ ही जाएंगे ना। और जब वो हंसने लगा, देखिए मामा,
आपको इस तरह की बात करना शोभा नहीं देता। मैं आपकी इज्जत करता हूँ क्योंकि आप मेरी माँ के भाई हैं, तो नवीना भी मेरी पत्नी है और इस घर की बहू। आइंदा इस तरह के ताने मारने की कोशिश नहीं कीजिएगा। उसने ऐसा कहा तो मामा वहां से चले गए। नवीना ने सुना रघु ने जो कहा था। अंदर आकर रघु नवीना से बोला, नवीना जल्दी से तैयार हो जाओ, चलो दंत चिकित्सक के पास चलते हैं। सभी को मेरी पत्नी की दांतों से समस्या है, मैं तुम्हें ब्रेसेस लगवाऊंगा। चलो जल्दी से चलो, तैयार हो जाओ। तो जब रघु नवीना को बिठाकर ले जा रहा था, नवीना को एहसास हुआ कि उसका पति उससे बेहद प्यार करता है और वो बहुत खुश हुई। इतने सालों उसे अपमान सहना पड़ा था, लेकिन रघु के उन शब्दों से उसका दिल खुशी से बाग बाग हो गया। तो ऐसे में नवीना के लंबे दांत सर्जरी के बाद अब सामान्य हो गए और उसकी सुंदरता अब स्पष्ट रूप से बाहर आ रही थी। अब सभी उसे खूबसूरत नवीना कहने लगे थे। नूतना को गोद भराए हुए थोड़े दिनों में ही एक प्यारा सा लड़का पैदा होता है। उस बच्चे के हंसी और रोने से वो घर पूरा खुशियों से खिल उठा। दादी सीतम्मा और दादा गोविंद पोते को एक क्षण भी नहीं छोड़ते। हर समय उसे गोद में रख के उससे खेलते हंसते रहते हैं। ये देख के नूतना बहुत खुश होती है। एक दिन रसोई में पोते के लिए पकाने लगती है दादी सीतम्मा। तब उनकी बड़ी बेटी कविता रसोई घर में आती है। माँ, काम पर निकलने का टाइम हो गया है, मेरा बॉक्स रेडी है? सब्जी नहीं बनाई बेटी, एक ही चूल्हा है ना, ये चूल्हा भी छोटू के लिए है। कभी दूध मांगता है तो कभी गर्म पानी, तो कभी खाना मांगता है। इस एक चूल्हे पे चावल बनाए। फिर अभी मेरी बॉक्स कैसे माँ? आज के लिए अचार मिला के खा लेना बेटी, मैं मेरे पोते के लिए खाना बना रही हूँ। उसको भूख लगने से रोने लगेगा, एक बार रोना शुरू करने से बंद नहीं करेगा। ये बात सुन के कविता चुपचाप से बॉक्स लेके हॉल में आती है। वहाँ दादाजी गोविंद पोते को उठा के खेलता रहता है। पापा, मुझे काम के जगह छोड़ के आइए। देख रही हो ना बेटी, ये मुझे नहीं छोड़ रहा है, तू ऑटो में चली जा। तू अभी छोटी नहीं रही बेटी। ऐसे पिता कहने पर कविता को बहुत गुस्सा आता है और कुछ न बोली और घर से काम पर निकल जाती है। गोविंद, सीतम्मा, नूतना तीनों उस छोटू से हंसते खेलते समय बिताने लगते हैं। अंधेरा होता है। कविता थकी हुई घर आती है। नूतना सोफे में बैठकर टीवी देख के हंसती रहती है। आज बहुत काम था नूतना, मैं बहुत थक गई। ये बॉक्स किचन में रख के गरम गरम कॉफी बना के लाना। अब्बा दीदी, वो काम तुम खुद कर सकती हो ना, ये सीरियल बहुत कॉमेडी है। ऐसे नूतना कह के हंसती है। तब कविता कुछ न बोली और किचन में आती है। वहाँ उसकी माँ सीतम्मा दिखाई नहीं देती। वापस हॉल में आती है। बाजू रहे बालकनी में सीतम्मा पोते के साथ खेलती रहती है। वहाँ आती है। तब सीतम्मा उसको देख के भी, छोटू ये देख, बड़ी माँ आई, देखो 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 देखो, पूछ तेरे लिए क्या लाई। कविता वो बातों को ना सुनी से, माँ आज बहुत काम था, बदन पूरा दर्द होने लगा है, गर्म पानी रखना माँ। तू जाके खुद रख लेना बेटी, अभी मैं इसके साथ खेल रही हूँ। तब कविता चिड़चिड़ा सा चेहरा रख के, पापा को उसे दे सकती हो ना। तेरे पापा किधर हैं? इसके खाने के लिए दाल सामान लाने के लिए मार्केट गए। वो बात सुन के आए हुए गुस्से को रोक के वहां से बेडरूम में जाती है। बेड पर वैसे ही सो जाती है। नींद में चली जाती है। वह रात ऐसे बीत जाता है। उठ के बेड पर बैठती है। रात को थक के घर आने पर बेटी खाए कि नहीं करके देखे बिना बेखातर करके पोते के साथ हंसते खेलते रहे। इस घर में कोई भी मेरा देखभाल नहीं कर रहा। इसका कारण है नूतना का बेटा। वो पैदा होने से पहले सब लोग मुझे प्यार से कांच की गुड़िया जैसे देखते थे। वो पैदा होने के बाद बेकार की आयरन रॉड जैसे बन गई। उसको हटाने से
ऐसे सोच के हॉल में जाती है। नीचे छोटू अकेला खेलता रहता है, उसे कोई नहीं दिखाई देते। झांक के देखती है तो सीतम्मा किचन में रहती है। नूतना बालकनी में फोन में बात कर रही थी। गोविंद कहाँ है दिखाई नहीं देता। उसके पास बैठ के गुस्से से उसे देखकर, अरे छोटू रे, तू हीरो बन के मुझे जीरो करेगा? तुझे देखने से मेरा बदन पूरा जलने लगा है। तेरी हिंसा करने का मन लग रहा है। तुझे नहाने का नाटक करके गर्म पानी तेरे ऊपर डालने का मन लग रहा है। खांसी के मौके से तेरे एक पैर को उठा के सीट पर जोर जोर से मारने का मन कर रहा है। वो छोटा सा बच्चा हंसता रहा। तब भी मेरा गुस्सा कम नहीं होगा रे। जहरीला सांप लाके तेरे ऊपर छोड़ूंगी, तब तक मेरा गुस्सा बुझेगा नहीं। ऐसे कहते समय उसके मोबाइल फोन रिंग होता है। अभी कौन हो सकता है? ऐसे सोच के वहां से चली जाती है कविता। इतने में दरवाजे से एक सांप उस छोटू के पास आती है। छोटू को देखती रहती है। कविता बेड पर रखे फोन के पास आते ही फोन कट हो जाता है। नंबर देखती है, वह कंपनी का कॉल रहने पर, छे, ये कंपनी वालों को कुछ काम नहीं रहेगा। ऐसे सोचते छोटू के पास आती है। तब वहाँ सीतम्मा, नूतना, गोविंद छोटू को देख के घबराते रहते हैं। छोटू तो हंसता रहता है। तब सांप काटने लगने पर ठीक उसी समय कविता उसके प्राणों का परवाह किए बिना सांप को जोर से पकड़ती है, उसे बाहर ले जाती है। सीतम्मा, नूतना, गोविंद सभी बाहर आके कविता को देखते रहते हैं। सांप को छोड़ने को बोलते हैं। कविता सांप को छोड़कर उनके पास आती है। प्यार समय आने पर बाहर आता है। यह विषय कविता को भी पता चलता है। उसके बाद सबके साथ मिल जाती है।